अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है द बिग बैंग। बिग बैंग थ्योरी क्या है? इसमें क्या बेसिक कांसेप्ट क्या है कायनात के बनने का? क्या-क्या वो उस लम्हे हुआ शुरू में, वो सारा हम देखेंगे आज के टॉपिक में। तो द बिग बैंग थ्योरी एक पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आम एक लेमैन के लिए ज़हन में एक ये कंसेप्शन है कि बिग बैंग उस ब्लास्ट को कहा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो जो पूरा प्रोसेस था, वो जो पूरे स्टेप हुए एक कायनात के इस तरह मार्ज़ वजूद आने में, उसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। तो हुआ क्या कि जो रैपिड एक्सपेंशन थी मैटर की एक्सट्रीमली हाई डेंसिटी और टेम्परेचर से, यानी शुरू में एक्सट्रीमली हाई डेंस और टेम्परेचर्स मैटर था, वो एकदम फैला, एक्सपेंशन हुई, जिससे ये जो मौजूदा आपके कॉस्मोलॉजिकल थ्योरीज हैं, जो आपकी कायनात है, ये सारी बनी। तो ये जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल है ऑब्जर्व जो यूनिवर्स का, जिसे हम जानते हैं जीरो टाइम से लेकर और सब्सिक्वेंट जो उसकी एक्सपेंशन फेज है, ये सारी कहलाती है बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, अब जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, ये हमें क्या बताता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो एक दूसरे के क्लोज थे, जैसे अब वो हैं, यानी कि एक इंतहाई ज्यादा क्लोज थे। तो आपके पास बेसिक आइडिया ये है कि 14 बिलियन साल पहले क्या हुआ कि एक एक्सपेंशन हुई जिसमें एक हाई डेंसिटी और टेम्परेचर थी, जो आपके पास अफेक्शनेटली जिसे हम कहते हैं एज अ बिग बैंग। अब हम कहें कि बहुत सारी जो आपके पास थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, एक्सपेरिमेंट, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, हाई एनर्जी स्टेट्स, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज से ये पता चलता है कि जब हमने डीप यूनिवर्स को स्टडी किया, कि ये जो साइंटिस्ट ने ये थ्योरी बनाई, टाइमलाइन बनाई कि क्या-क्या हुआ होगा बिग बैंग के शुरू में और अब तक आते-आते कैसे ये एवोल्यूशन हुई। तो आपके पास इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो था सिंगुलैरिटी, या उसे आप प्लैंक एपॉक बोलेंगे या प्लैंक इरा भी कह सकते हैं। तो ये वो सबसे पहला लम्हा जब ये हुआ, अर्लीस्ट नाउन पीरियड कह लें यूनिवर्स का, जो इस यूनिवर्स के बनने का सबसे पहला लम्हा था, उसकी बात कर रहे हैं। इस वक़्त आपका तमाम मैटर एक सिंगल पॉइंट डेंसिटी वाला था, यानी एक प्रोटॉन से भी कह लो कहीं गुना छोटा। और उसके टेम्परेचर इंतहाई ज़्यादा था, 10 रेज़ पर 32 केल्विन टेम्परेचर था उस लम्हे। फिर इस वक़्त क्या हुआ कि जो आपके पास क्वांटम इफ़ेक्ट थे ग्रेविटी के, वो डोमिनेट कर रहे थे बाकी फिज़िकल इंटरैक्शन से, यानी कोई और फिज़िकल फ़ोर्स उस वक़्त मौजूद नहीं थी। फिर क्या है, प्लैंक पीरियड आपका है 0 से लेकर 10 रेज़ पर -43 सेकंड तक की जो ड्यूरेशन है, इस सब को प्लैंक इरा कहते हैं। ये वक़्त का दौरानिया चूँकि प्लैंक्स के दौर में नापा गया, तो इसलिए इसे प्लैंक टाइम कहा जाता है या प्लैंक इरा बोला जाता है। अच्छा, इस लम्हे क्या हुआ कि आपका जो कांसेप्ट आया स्पेस और टाइम का, वो बने, यानी स्पेस बना, टाइम शुरू हुआ यानी। तो इसलिए इस लॉज़ ऑफ फिज़िक्स हैं, वो अब एप्लीकेबल होना शुरू हो गए। फिर क्या है, 10 इज़ पावर -43 सेकंड से 10 इज़ पावर -36 सेकंड तक जो हमारी ये यूनिवर्स थी, इसमें टेम्परेचर में बदलाव आने शुरू हुए और जो फंडामेंटल फोर्स थी वो बननी शुरू हो गई। अब वो एक दूसरे से अलग हो रही थी। सबसे पहले जो आपकी ग्रेविटी की फोर्स है, वो अलग हुई और आपके पास, यानी वो किससे अलग हुई? स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्सेस से। 10 रेज़ पावर -36 से 10 रेज़ पावर -32 सेकंड, यानी बिग बैंग होने के बाद जो टेम्परेचर है यूनिवर्स का, वो काफी कम हो गया, 10 रेज़ पावर 28 के हो गया। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 10 रेज़ पावर 32 के से। तो जो फोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, यानी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, जिसे हम वीक इंटरेक्शन कहते हैं, ये भी अपने आप को अलग करने में कामयाब हो गई। अगर आप इस चार्ट को देखें तो आपके पास नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम दिख रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस स्केल और टेम्परेचर आप देख सकते हैं इस तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये बिगिनिंग है। अभी हमने जो डिस्कशन की वो प्लैंक इरा की। ये जीटीयू, ये जीयूटी ग्रैंड यूनिफिकेशन आप ट्रांजिशन कह सकते हैं, वो मैंने ये पढ़ा दिया आपको कि आपके पास ये वो इरा चल रहा है। अब इसके बाद हमारे पास जो इन्फ्लेशन आएगी, फिर आपके पास जो ये क्वार्क कन्फाइनमेंट्स हैं मुख्तलिफ एलिमेंट्स बनने का, फिर इसके बाद जो हम देखेंगे रेडिएशन इरा है, जिसमें फिर आपके पास डीकपलिंग वाला कंसेप्ट, और एंड पे जो आपके पास स्टेलर इपॉक आएगी, वो सारा देखेंगे। तो ये एक ओवरऑल एक रिव्यूज आपके पास बना हुआ है। फिर जनाब, इन्फ्लेशन इपॉक क्या है? आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास इन्फ्लेशन इपॉक दिखाया गया है
कि फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स जब बन गई ग्रेविटी की, तो 10⁻32 सेकंड से यानी प्लैंक टाइम के अंदर अननोन पॉइंट तक, तो बहुत सारे जो कॉस्मोलॉजिकल मॉडल हैं वो ये बताते हैं कि इस लम्हे जो हमारी यूनिवर्स थी वो होमोजीनियसली थी, यानी हाई एनर्जी डेंसिटी वाली, और इंतहाई ज्यादा टेम्परेचर था, प्रेशर था, जिससे बड़ी तेजी से एक्सपेंशन हुई तो टेम्परेचर गिरा, यानी कूलिंग हुई। अब आपके पास 10⁻30 सेकंड पे एक ऐसी फेज ट्रांजिशन आती है जिसमें जो सेपरेशन फोर्सेस थी उन्होंने एक यानी एक्सपोनेंशियली ग्रो किया यूनिवर्स के अंदर। इस पॉइंट को हम कहते हैं बैरियोजेनेसिस। अब इसको क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल इवेंट ये है कि टेम्परेचर इतने ज्यादा थे कि रैंडम मोशन होगी पार्टिकल्स की एक रेलेटिविस्टिक स्पीड, जिसके नतीजे में पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के पेयर पैदा होने शुरू हो गए। अब तमाम तरह के उसमें आपके पास प्रोटॉन और प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, तो आपके पास ये कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहे थे और डिस्ट्रॉय हो रहे थे कोलिजन में। यानी एक तरह से एनर्जी ये पार्टिकल में जा रही थी, पार्टिकल दोबारा एनर्जी में जा रहे थे। तो ये बिलीव किया गया कि मैटर, आपके पास प्रीडोमिनेंस ऑफ मैटर थी किसके ऊपर, एंटी मैटर पे, उस लम्हे यूनिवर्स में। अब जब इन्फ्लेशन स्टॉप हुई तो जो यूनिवर्स थी उसमें कॉर्क, ग्लूऑन, प्लाज्मा पे उस वक्त मुश्तमिल थी, ठीक है, और उस वक्त दूसरे एलिमेंट्री पार्टिकल भी मौजूद थे। अब इस लम्हे के बाद यूनिवर्स और ठंडी होनी शुरू हो गई और आपके पास ये मैटर आपस में मिलना शुरू हो गया। अब हम चलते हैं कूलिंग एपॉक के पास। कूलिंग एपॉक में क्या हुआ, यूनिवर्स अब क्या होती जा रही, डेंसिटी उसकी कम होती जा रही है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो भी कम होनी शुरू हो गई। जो फेज ट्रांजिशन थी जिसमें फंडामेंटल फोर्सेस और एलिमेंट्री पार्टिकल चेंज कर रहे थे अपनी फॉर्म, वो अब उस तक रुक गया था। साइंटिस्ट ने बिलीव किया कि 10⁻11 सेकेंड यानी बिग बैंग के इसके बाद जो पार्टिकल्स की एनर्जी है वो काफी हद तक कम हो गई, और 10⁻6 सेकेंड पे क्वार्क और ग्लूऑन्स कंबाइंड हुए ताकि वो क्या बना सकें, ब्रियॉन्स बना सकें। अब ब्रियॉन्स में आप जानते हैं प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, और थोड़ी जो स्मॉल एक्सेस क्वार्क थे, जब उनकी एंटी क्वार्क से तादाद ज्यादा हुई तो क्या हुआ कि आपके पास ब्रियॉन्स की एक्सेस ज्यादा होगी एंटी ब्रियॉन्स के ऊपर। तो टेम्परेचर चूंकि इतना ज्यादा नहीं था तो नए प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन के पेयर नहीं बन रहे थे, इसी तरह न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन के पेयर नहीं बन रहे थे, तो मैस एनिलेशन जो थी वो कम होना शुरू हो गई। तो हम कहेंगे कि सिर्फ 10⁻10 में से कितनी थी, 1, यानी आपके ओरिजिनल जो पेयर थे उनमें से सिर्फ एक एनिलेशन हो रही थी 10⁻10 में से। तो अब क्या हुआ, ऐसा ही एक प्रोसेस तकरीबन जब बिग बैंग का 1 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ ये मामला हुआ, तो जैसे ये एनिलेशंस रुकी तो रिमेनिंग जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन थे वो अब ज्यादा रिलेटिविस्टिक स्पीड से नहीं चल रहे थे, उनकी एनर्जी डेंसिटी भी अब आपके पास डोमिनेट कर गई प्रोटॉन की और लेसर एक्सटेंट में न्यूट्रिनोज की। अच्छा, तो अब बिग बैंग के कुछ मिनट के बाद पहुंच जाते हैं, जो पीरियड था उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसिंथेसिस। अब न्यूक्लियोसिंथेसिस में क्या हुआ कि टेम्परेचर अच्छा खासा गिर गया, 1 बिलियन केल्विन तक गिर गया, एनर्जी डेंसिटी भी काफी कम हो गई, और एनर्जी इतनी कम होगी कि वो इक्विवेलेंट होगी एयर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के। इन्होंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने कंबाइन होकर यूनिवर्स का पहला ड्यूट्रियम बना लिया, तो आपके पास हीलियम एटम बनना शुरू हो गए। इस तरीके से यूनिवर्स के जो प्रोटॉन थे वो यानी अनकम्बाइंड एज अ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के तौर पे आ गए आपके सामने। फिर आपके पास 3,69,000 साल बाद इलेक्ट्रॉन कंबाइन होना शुरू हुए, किसके साथ, एटम्स के साथ, और आपके पास रेडिएशन डीकपल्ड का फिनोमेना आ गया कि आप मैटर से। अब ये क्या है, एक्सपैंड कर रही है स्पेस, लार्जली अनइम्पेडेड है, तो रेडिएशन जो इस सूरत हाल में मिली या बनी उससे हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहेंगे। अगला टॉपिक हमारा यही होगा, जो कि सबसे ओल्डेस्ट लाइट है यूनिवर्स की। अच्छा, फिर स्ट्रक्चर एपॉक या जिसे हम स्टेलर एपॉक कहते हैं, क्या हुआ कि जनाब सेवरल बिलियन ईयर्स गुजरने के बाद अब आपके डेंसर रीजन बनना शुरू हो गए। वो अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ जो मैटर यूनिवर्स थे उनको उन्होंने ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और वो डेंसर से डेंसर होना शुरू हो गए, जिससे गैस क्लाउड बने, स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, और दूसरे एस्ट्रोनॉमिकल स्ट्रक्चर बने जो आजकल हम देखते हैं। तो इस चीज को स्ट्रक्चर इपॉक या स्टीलर इपॉक कहा जाता है।
अब चूँकि इस टाइम पे मॉडर्न यूनिवर्स इस शेप ले चुकी है, तो हम कहते हैं कि बोथ विज़िबल जो आपका मैटर है वो डिस्ट्रीब्यूट है वेरियस साइज़ेज़ में, जिसका रेंज स्टार से लेकर प्लैनेट्स तक है, गैलेक्सीज़ तक है, फिर गैलेक्सी के क्लस्टर हैं, फिर सुपर क्लस्टर हैं, जहाँ पे ये सारा मैटर कंसंट्रेटेड हो चुका है। और आप इसे सेपरेट करेंगे यानी गल्फ ऑफ कंटेनिंग फ्यू गैलेक्सीज़ से। अच्छा, अब ये जो सारा डिटेल प्रोसेस है ये डिपेंड करता है उस अमाउंट और टाइप ऑफ मैटर में जो यूनिवर्स में था, जिसे हम कोल्ड डार्क मैटर बोलेंगे, वार्म डार्क मैटर बोलेंगे, हॉट डार्क मैटर बोलेंगे और ब्रियोनिक मैटर बोलेंगे। ये 4 सजेस्टेड टाइप हैं जिससे ये सारा कुछ हुआ। इस मामले में सबसे एक और अहम किरदार डार्क एनर्जी का भी था, जो कि वजह बन रही है इस यूनिवर्स की एक्सपेंशन की। ठीक है? और लार्ज स्केल को कायम रखने के लिए कहा जाता है कि जितना विजिबल आपके पास मैटर है वो सिर्फ 5% है। 95% तो इस यूनिवर्स में डार्क एनर्जी है, तो जो इस सारे को कायम रखे हुए है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।